वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों आज हम लोग मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो बच्चों, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या डिस्कस किया था उसके ऊपर बहुत डिटेल से स्टडी करना है। ओके कि मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने क्या बताया। सो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ओके तो सबसे पहली चीज इन लोगों ने बताया बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स है ना उसके लिए आपको 3 स्पीड का स्टडी करना है। 3 टाइप ऑफ स्पीड, 3 टाइप ऑफ स्पीड का स्टडी करना है। कौन सी 3 टाइप्स की स्पीड का स्टडी करना है बच्चों? सबसे पहले आप स्टडी करोगे C मोस्ट प्रोबेबल। ओके दूसरे टाइप का स्टडी करोगे C एवरेज एंड थर्ड स्टडी करोगे C RMS। ओके इन 3 टाइप्स के स्पीड का आपको स्टडी करना है। अब बच्चों इन लोगों ने साइंटिस्टों ने क्या किया वो बाद में देखने वाला है। ओके सबसे पहले इनके मैं इक्वेशंस आपको दे रहा हूं, वो इक्वेशन ध्यान रखना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो C मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसका इक्वेशन बनता है बच्चों √2RT/m, √2RT/m। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर समझा रहा हूं, तो डायरेक्टली अपनी कॉपी में लिखना। सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C मोस्ट प्रोबेबल होता है √2RT/m। ओके C एवरेज, सो एवरेज स्पीड इसी इक्वल टू बनता है बच्चों √8RT by pi into m। ओके सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू √8RT divided by pi into m। ओके अब आएगा बच्चों CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितना होता है? वो होता है √3RT/m। अब इन तीनों इक्वेशन से एक चीज क्लियर है ना, इन तीनों इक्वेशन से एक चीज क्लियर है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? सबसे ज्यादा वैल्यू बच्चों किसकी होगी? सबसे ज्यादा वैल्यू होगी CRMS की, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? C एवरेज की। उसके बाद आएगा बच्चों C मोस्ट प्रोबेबल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम होती है, एवरेज स्पीड इंटरमीडिएट होती है, एंड CRMS मतलब कि सबसे रूट मीन स्क्वायर वाला जो वैल्यू रहता है वो सबसे हाई रहता है, वो बच्चों सबसे हाई रहता है। दिमाग में क्या रखना? ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें थी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का इक्वेशन, एवरेज स्पीड का इक्वेशन, रूट मीन स्पीड का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ RT एंड हियर कैपिटल M shows the मोलर मास। अब मैं आपको बच्चों 2 डिफरेंट टेंपरेचर पे पूरा ग्राफ समझाने वाला हूं। ओके एक चीज क्लियर है, एज टेंपरेचर इंक्रीज molecular speed also increase। जैसे जैसे बच्चों क्या बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर स्पीड भी बढ़ता है। ओके अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज है वो देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे मैंने लिया बच्चों y एक्सिस, यहाँ पे लिया मैंने x एक्सिस पे बच्चों में यहाँ पे y एक्सिस पे लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी। ओके एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पे हम लेंगे बच्चों स्पीड। y एक्सिस पे क्या लिया? y एक्सिस पे लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, x एक्सिस पे क्या लिया? स्पीड। अब देखना पहला कर्व, फर्स्ट कर्व
एट T1 टेम्परेचर। कोई भी एक आइडियल गैस मैंने ले लिया, कोई भी एक आइडियल गैस मैंने ले लिया, उसके लिए मैं T1 टेम्परेचर पे एक कर्व बनाने जा रहा हूं। ओके, तो देखना शुरुआत से अच्छे से देखना एंड उसको समझना। ओके, जीरो स्पीड वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा। वैसा नहीं होगा कि कोई मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल है ना, तो गैस का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड रहेगी। कोई मॉलिक्यूल स्टैटिक नहीं होगा, मतलब जीरो स्पीड वाला मॉलिक्यूल नहीं होगा। जीरो स्पीड वाला मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। जीरो स्पीड वाला मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, मतलब वो जीरो है। ओके, अब टेम्परेचर इस पे स्पीड बता रहा है, मतलब इसके बाद मैंने कर्व बनाया, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, ओके, यहाँ पे 500। एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया हुआ है, इसे कंपेयर करना, बुक में ऐसा डेटा नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं स्पीड लिख रहा हूँ 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100। ओके, अब क्या चीज आपको फोकस करनी है? सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको मैंने 100 के मल्टीप्लिकेशन में लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पीड लिया जो मीटर पर सेकंड में लिखा है। ओके, ये दोनों डेटा हाइपोथेटिकल डेटा है। डेटा कैसा है बच्चों? हाइपोथेटिकल डेटा है। डेटा कैसा है? हाइपोथेटिकल डेटा। इसे ध्यान से समझ लेना, इस दिमाग में एग्जाम्पल की बात बिठाना है, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली चीज एंड मैंने डिस्कस किया कि जीरो स्पीड वाला मॉलिक्यूल कितना है? जीरो। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल ले लो उसका स्पीड जीरो आ जाए। मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट किया, पहला कर्व कौन सा टेम्परेचर पे? T1 टेम्परेचर। अब 100 मॉलिक्यूल वैसे मिले मुझे जिसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझना, 100 मॉलिक्यूल कितने? 100 मॉलिक्यूल वैसे थे जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। फिर से एक बार, 100 मॉलिक्यूल्स वैसे थे पूरे कंटेनर में से जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। 200 मॉलिक्यूल्स बच्चों वैसे, 300 मॉलिक्यूल्स वैसे थे जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद बच्चों 200 मॉलिक्यूल्स वैसे थे जिसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड एंड 50 मॉलिक्यूल वैसे थे जिसकी स्पीड नियरली 65 to 75 के बीच में थी। तो आप अगर इसका कर्व प्लॉट करना चाहो तो इसे ज्वाइन कर लो फ्रेंच कर्व से या फिर फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन कर लो। इससे आपको एक डेटा मिल रहा है। कौन सा डेटा मिल रहा है? देख, सबसे पहली चीज, बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बहुत कम है। क्लियर? वेरी लेस मॉलिक्यूल्स have very less speed। बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स कैसे हैं बच्चों? बहुत कम। ओके, उससे विपरीत बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल भी कैसे? बहुत कम। एंड वेरी लो मॉलिक्यूल having very high speed। ओके, बहुत ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी कम, बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी कम। अब आप ध्यान से देखना, 20 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है। मतलब 300 मॉलिक्यूल्स वैसे हैं कंटेनर में से बच्चों, 300 मॉलिक्यूल्स वैसे हैं जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ रही है। सो इसे बोला जाता है बच्चों मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ओके, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब आएगा एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? सब स्पीड्स ले ली। ओके, यहां से सब मॉलिक्यूल्स ले लिए, सब स्पीड्स डिवाइड बाय सब मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो उससे मिलेगा मुझे एक एवरेज जो करीबन यहां पे मिलेगा मुझे। ओके, ये बता रहा है मुझे सी एवरेज का कर्व। ये मुझे क्या बता रहा है? सी एवरेज का कर्व। ओके, अब
एक चीज और आती है CRMS, यहाँ पर VRMS बोलेंगे, इसके कई सारे बुक में VRMS भी लिखा है, मैं आपको CRMS बता रहा हूँ। ओके, सो VRMS ले लो या CRMS ले लो, तो वो लाइन जो होगी वो यहाँ पे कहीं होगी। ओके, क्यों होगा बच्चों CRMS? ओके, मतलब जो सबसे हाई स्पीड है वो कौन सी होगी? CRMS। उसके बाद आएगी एवरेज स्पीड, उसके बाद आएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द वन फिक्स्ड वेलोसिटी एंड दैट इज नोन एज अ मैक्सिमम प्रोबेबल या फिर मैक्स प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स। ओके, दिमाग में गया। ये कौन से टेंपरेचर पे प्लॉट किया गया है बच्चों? T1 टेंपरेचर। Now suppose I am changing the temperature. Now second curve at T2 टेम्परेचर। अब दूसरा एक कर्व आपको बनाना है बच्चों, कौन से टेम्परेचर पे बनाना है आपको? T2 टेम्परेचर। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, here temperature T2 is higher than temperature T1। जो दूसरा टेम्परेचर दिया वो T1 से ज्यादा है। इसका मतलब यह होगा बच्चों, ये जो स्पीड मिलेगी वो आपको कैसे मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। मतलब ये कुछ आपको इस तरह से थोड़ा स्पीड के एक्सिस पे लंबा जाता हुआ मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए बोल्ट्जमैन इक्वेशन V = 3/2 kT। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है तो उनकी मोशंस बढ़ जाती है। अगर उनकी मोशन बढ़ेगी बच्चों तो उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ध्यान रहा, दिमाग में गया कि नहीं गया? तो ये था मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन। लोग कभी भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाए तो बेसिकली इतनी चीजें को ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड ये वाला रिलेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी आज तक बच्चों यहाँ से कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ओके, सो आई एम श्योर आपको मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड अगर पूरा कांसेप्ट समझ में आ गया ना, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस लेक्चर, एंड इसके साथ जो एनिमेशन भी दे रहा हूँ वो भी देख लेना। एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है बच्चों, मानो कोई भी कंटेनर लिया, उस कंटेनर में कोई भी गैस भरा। ओके, कंटेनर के अंदर थर्मोमीटर रखा। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप टेम्परेचर से समझते क्या हो? किसी भी गैस का टेम्परेचर, मान लो इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे समझ क्या आता है? कैसे 35 डिग्री सेल्सियस को आप इंटरप्रेट करते हो? थर्मोमीटर में बताया 35 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मीनिंग ये होता है कि अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है बच्चों, उन लोगों की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय Kb, वो आएगा टेम्परेचर का वैल्यू। वो क्या देगा? टेम्परेचर का वैल्यू। अगर टेम्परेचर हाई है मतलब कि दिए गए गैस सैंपल में गैसेस मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो दिए गए गैस सैंपल में मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा लो है। ओके, बहुत सिंपल रूल था, आपको सिर्फ इन तीन चीजों पे फोकस करना है एंड कोई और यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ओके, सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, इस पे फोकस करके अब एक काम आपको दे रहा हूं, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है CMP to C average to CRMS। इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये आपका असाइनमेंट वर्क है बच्चों। ओके, इन तीनों का रेशियो निकालना वो आपका असाइनमेंट वर्क है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके साथ दिया हुआ एनिमेशन वाला वीडियो जरूर से देख लेना। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। So let's think a little bit about the Maxwell-Boltzmann distribution. And this right over here, this is a picture of James Clerk Maxwell, and I really like this picture. It's with his wife, Catherine Maxwell, and I guess this is their dog. And James Maxwell, he is a titan of physics, famous for Maxwell's equations. He also did some of the foundational work on color photography, and he was involved in thinking about, well, what's the distribution of speeds of
of air particles, of idealized gas particles. And this gentleman over here, this is Ludwig Boltzmann, and he's considered the father, or one of the founding fathers of statistical mechanics. And together, through the Maxwell-Boltzmann distribution, they didn't collaborate, but they independently came to the same distribution. They were able to describe, well, what's the distribution of the speeds of air particles? So let's back up a little bit, or let's just do a little bit of a thought experiment. So let's say that I have a container here. Let's say that I have a container here, and let's say it has air. And air is actually made up mostly of nitrogen. Let's just say it just has only nitrogen in it, just to simplify things. So let me just draw some nitrogen molecules in there. And let's say that I have a thermometer. I put a thermometer in there, and the thermometer, it reads a temperature of 300 Kelvin. What does this temperature of 300 Kelvin mean? Well, in our everyday life, we have a kind of a visceral sense of temperature. Hey, I don't want to touch something that's hot. It's going to burn me. Or that cold thing, it's going to make me shiver. And that's how our brain processes this thing called temperature. But what's actually going on at a molecular scale? Well, temperature, one way to think about temperature, and this would be a very accurate way to think about temperature, is that I'm spelling it wrong, temperature is proportional to average kinetic energy of the molecules in that system. So let me write it this way. Temperature is proportional to average kinetic energy. Average kinetic energy in the system. Well, I'll just write average kinetic energy. So let's make that a little bit more concrete. So let's say that I have two containers. So it's one container, and two containers right over here. And let's say they have the same number of molecules of nitrogen gas, and I'm just going to draw 10 here. This obviously is not realistic. You'd have many, many more molecules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And let's say we know that the temperature here is 300 Kelvin. And the temperature of this system is 300 Kelvin. And the temperature of this system is 200 Kelvin. So if I wanted to visualize what these molecules are doing, they're all moving around, they're bumping, they don't all move together in unison. The average kinetic energy of the molecules in this system is going to be higher. And so maybe you have this molecule is moving in that direction. So that's its velocity. This one has this velocity. This one's going there. This one might not be moving much at all. This one might be going really fast that way. This one might be going super fast that way. This is doing that. This is doing that. This is doing that. So if you were to now compare it to this system you could still have a molecule that is going really fast. Maybe this molecule is going faster than any of the molecules over here, but on average the molecules here have a lower kinetic energy. So this one maybe is doing this. I'm going to see if I can draw on average. They're going to have a lower kinetic energy. That doesn't mean all of these molecules are necessarily slower than all of these molecules or have lower kinetic energy than all of these molecules, but on average, they're going to have less kinetic energy. And we can actually draw a distribution. And this distribution, that is the Maxwell-Boltzmann distribution. So if let me draw a little coordinate plane here. So let me draw a coordinate plane. So if on this axis I were to put speed, and on this axis I would put number of molecules. Number of molecules right over here. For this system, the system that is at 300 Kelvin, the distribution might look like this. So it might look, the distribution, let me do this in a new color. So the distribution, this is going to be all of the molecules. The distribution might look like this. Might look like this. And this would actually be the Maxwell-Boltzmann distribution for this system. For system, let's call this system A. System A right over here. And this system that has a lower temperature, which means it also has a lower kinetic energy, the distribution of its particles,
So the most likely, the most probable, you're going to have the highest number of molecules at a slower speed. Let's say you're going to have it at this speed right over here. So its distribution might look something like this. Now, so it might look something like that. Now, why is this one? It might make sense to you that, okay, the most probable, the speed at which I have the most molecules, I get that that's going to be lower than the speed at which I have the most molecules in system A, because well, these on average these things have less kinetic energy. They're going to have less speed. But why is this peak higher? Well, you got to remember, we're talking about the same number of molecules. So if you have the same number of molecules, that means that the areas under these curves need to be the same. So if this one is narrower, it's going to be taller. And if I were to somehow raise the temperature of this system even more, let's say I create a third system, or I get this, or let's say I were to heat it up to 400 Kelvin, well then my distribution would look something like this. So this is if I heated it up. Heated up. And so this is all the Maxwell-Boltzmann distribution is. I'm not giving you the more involved, hairy equation for it, but really the idea of what it is. And it's a pretty neat idea. And actually, when you actually think about the actual speeds of some of these particles, even in the air around you, you might say, oh, it looks pretty stationary to me. But it turns out, and the air around you is mostly nitrogen, that the most probable speed of, if you picked a random nitrogen molecule around you right now, so the most probable speed, and I'm going to write this down because this is pretty mind-blowing. Most probable speed at room temperature. Probable speed of N2 at room temperature. So let's say that this was the Maxwell-Boltzmann distribution for nitrogen at room temperature. Let's say we call room temperature 300 Kelvin. This most probable speed right over here, the one where we have the most molecules, the one where we're going to have the most molecules at that speed. In fact, guess what that is going to be before I tell you, because it's actually mind-boggling. Well, it turns out that it is approximately 400 and actually at 300 Kelvin, it's going to be 422 meters per second. 422 meters per second. Imagine something traveling 422 meters in a second. And if you're used to thinking in terms of miles per hour, this is approximately 944 miles per hour. So right now, around you, you have actually the most probable, the highest number of the nitrogen molecules around you are traveling at roughly this speed, and they're bumping into you. That's actually what's giving you air pressure. And not just that speed, they're actually ones that are traveling even faster than that, even faster than 422 meters per second, even faster. There's particles around you traveling faster than 1,000 miles per hour, and they are bumping into your body as we speak. And you might say, well, why doesn't that hurt? Well, that gives you a sense of how small the mass of a nitrogen molecule is, that it can bump into you at 1,000 miles per hour, and you really don't feel it. It feels just like the ambient air pressure. Now, when you first look at this, you're like, wait, 422 meters per second, that's faster than the speed of sound. The speed of sound is around 340 meters per second. Well, how can this be? Well, just think about it. Sound is transmitted through the air through collisions of particles. So the particles themselves have to be moving, or at least some of them, have to be moving faster than the speed of sound. So not all of the things around you are moving this fast, and they're moving in all different directions. Some of them might not be moving much at all, but some are moving quite incredibly fast. So I don't know, I find that a little bit mind-blowing.